हेलो फ्रेंड्स, ऑल टाइम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन जो ट्रांसफॉर्मर के टॉपिक चला रहा है हमारा, इसी के बारे में अपन आगे देख लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अपन टॉपिक को। आज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए तो शुरू करते हैं। देखो, हमने काफी हद तक टॉपिक को पढ़ चुके हैं। अब देखो इसके बाद का टॉपिक है, तो इसमें पावर एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा युक्तियां। पावर एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लिए सुरक्षा युक्तियों के बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी, पहले कौन सी आ रही है, कंजर्वेटर टैंक। पहली कौन सी युक्ति है, कंजर्वेटर टैंक। अब देखो कंजर्वेटर टैंक के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, देखो। ठीक है, तो कंजर्वेटर टैंक देखो, ये एक छोटा ऑयल टैंक होता है। ये एक छोटा ऑयल टैंक होता है जो मुख्य टैंक के या फिर बॉडी के ऊपर स्थापित किया जाता है। इसमें लगभग आधे स्तर तक ट्रांसफॉर्मर ऑयल भरा जाता है और इसी टैंक में ऑयल गेज लगाया जाता है और इसी टैंक के साथ में ऑयल गेज लगाया जाता है। अब आगे देखो, कंजर्वेटर टैंक के मुख्य कार्य निम्न प्रकार है। मुख्य टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखना, इसका मुख्य कार्य क्या है कि तेल, जो मुख्य टैंक है उसके अंदर तेल के स्तर को बनाए रखना। अब अगला अगला देखो, तापमान, तेल का तापमान बढ़ने पर आयतन में होने वाले फैलाव को स्थान देना। वो वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाले उष्मा के कारण तेल का तापमान 20 डिग्री से 95 डिग्री तक परिवर्तित होता है। अगर तेल फैल रहा है तो उसको स्थान देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखो, जब तेल ठंडा हो जाता है, जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो उसमें कंजर्वेटर या मुख्य टैंक को तेल की आपूर्ति, कंजर्वेटर या मुख्य टैंक को आपूर्ति को प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और नमी से भी ये सुरक्षित करता है। ठीक है, तो आगे समझ लो इतना। अब देखो नेक्स्ट, अगला अगला भाग है हमारे पास है ब्रीदर। ब्रीदर देखो, नॉर्मली देखो क्या होता है कि जैसे ट्रांसफॉर्मर है, ये जो ट्रांसफॉर्मर है हमारे पास, एक मिनट, ये ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ और यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक लगा है। ठीक है, इस कंजर्वेटर टैंक के दो पाइप लगे हुए, ये कंजर्वेटर टैंक लगा। अब इस कंजर्वेटर टैंक से जो, अब जैसे ट्रांसफॉर्मर में ऑयल ठंडा हो रहा है, उसकी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक में, इसमें ट्रांसफॉर्मर में ऑयल की कमी आएगी और ये ऑयल मुख्य टैंक में ऑयल की पूर्ति करने के लिए कंजर्वेटर टैंक से ऑयल इसके अंदर वापस से आना शुरू होगा। लेकिन आएगा कैसे, उसको वायुदाब चाहिए, वायुदाब के बिना आएगा नहीं। तो वायुदाब बनाने के लिए क्या होता है कि इसके अंदर जो कंजर्वेटर टैंक है उसके साथ में एक पाइप लाइन से इसमें ब्रीदर जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, ब्रीदर जोड़ा जाता है, जो ब्रीदिंग का कार्य करता है। ठीक है, इसमें हवा जाती है, इसके अंदर अंदर हवा जाती है और हवा जाने से वो क्या, ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो नीचे की तरफ गमन करता है। ठीक है, तो अब देखो, लेकिन इस ब्रीदर का एक खासियत क्या है कि सीधा डायरेक्ट नॉर्मल पानी, तो इसमें नॉर्मल हवा तो इसमें नहीं जा सकती, क्योंकि नॉर्मल हवा में नमी की मात्रा होगी और नमी की मात्रा और साथ में अशुद्धियां भी होगी। तो वह अशुद्धियां अगर इसके अंदर चली जाएगी तो ये ट्रांसफॉर्मर को खराब कर सकती है या फिर ट्रांसफॉर्मर शॉर्ट सर्किट कर सकती है। उससे बचाव के लिए यहाँ पे क्या होता है, सिलिका जेल लगी होती है इसके अंदर, यहाँ पे सिलिका जेल भरी हो जाती है और वो सिलिका जेल क्या करती है कि नमी को और अशुद्धियों को सोख लेती है और उसके बाद में साफ शुद्ध वायु है उसको अंदर जाने देती है। तो अब देखो ब्रीदर के बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, जब ट्रांसफॉर्मर ऑयल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर टैंक में रिक्त स्थान की पूर्ति वायुमंडल की वायु से होती है। यह क्रिया श्वसन कहलाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल की नमी तेल में प्रवेश कर सकती है और इसके अचालन गुण को घटा सकती है। तेल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये इस टाइप का होता है ब्रीदर। और इसमें यहाँ पे सिलिका जेल भरी हुई है, इसमें सिलिका जेल भरी हुई है। यहाँ पे देखो, ये सिलिका जेल भरी है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से वायु मार्ग बना है, इसमें वायु मार्ग जाएगी और यहाँ से ऊपर से तरफ निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कंजर्वेटर ब्रीदर का बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो आगे, ब्रीदर में वायु की नमी को सोखने के लिए सिलिका जेल लगाई जाती है। ये सफेद रंग का होता है और नमी सोख लेने के बाद आसमानी रंग का हो जाता है।
ये नमी सोखने के बाद कौन सा रंग का हो जाता है? आसमानी रंग का हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके बाद में अगली सुरक्षा युक्तियों का देखो क्या है। अगली सुरक्षा युक्तियों के बारे में देखते हैं अपन। अगली सुरक्षा युक्तियां देखो, हाँ यहाँ से शुरू करते हैं अपन। देखो ठीक है, पहला है तापमापी, टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर मीटर है, तापमापी है, उसका देखो क्या है। ट्रांसफार्मर ऑयल का तापमान नापने के लिए मुख्य टैंक के में एक तापमापी को लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए। यदि तापमान 100 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है तो ट्रांसफार्मर विसर्जित कर उसकी शीतलन प्रणाली को आदि में दोष खोजना चाहिए। मतलब जो अगर ट्रांसफार्मर का ऑयल का टेम्परेचर 100 डिग्री से बढ़ जाता है तो उसे कम करने के लिए हमें लोड कम करना चाहिए, और दूसरी उसकी शीतलन वृद्धि की जांच करनी चाहिए, उसमें कोई खराबी तो नहीं हुई है ना। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट, एक्सप्लोजन वेंट। क्या नाम है? एक्सप्लोजन वेंट। ये एक सुरक्षा युक्ति है। ये सुरक्षा युक्ति है कंजर्वेटर टैंक मुख्य टैंक से जोड़ने वाले पाइप पर स्थापित की जाती है। यदि किसी दोष के कारण ट्रांसफार्मर ऑयल का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाने पर तो ऐसी स्थिति को मुख्य टैंक से कंजर्वेटर टैंक की सुरक्षा के लिए एक्सप्लोजन वेंट लगाया जाता है। इसे प्रेशर रिलीजर वाल्व भी कहते हैं। तेल का दाब निर्धारित मान से अधिक हो जाने पर एक्सप्लोजन वेंट का डायफ्राम टूट जाता है और अतिरिक्त तेल बाहर निकल जाता है। इस स्थिति में ट्रांसफार्मर के दोष का दूर कर नया वाल्व लगाया जाता है। ठीक है, अगर ये एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है, अगर बाई चांस किसी भी स्थिति के अंदर अगर ट्रांसफार्मर में अत्यधिक तापमान बढ़ने के कारण ट्रांसफार्मर का ऑयल बहुत ज्यादा मात्रा में उबाल आने के बाद फैलाव ज्यादा हो रहा है, तो इसमें एक एक्सप्लोजन वेंट लगा होता है। वो उसमें क्या होता है, एक डायफ्राम लगा होता है, वो डायफ्राम फट जाता है, जिसके कारण यहाँ से सुरक्षित रूप से ट्रांसफार्मर सुरक्षा हो सकती है या फिर बचाव हो सकता है। अगर देखो इसके बाद में बुकोज रिले, बुकोज रिले एक्सप्लोजन वेंट तथा बुकोज रिले एक ही स्थान पर स्थापित की जाती है। ग्लूकोज रिले मुख्य सुरक्षा युक्ति जो ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष को पैदा होने की जानकारी की स्थिति को सूचना एवं अलार्म बेल के बजा कर देती है, और साथ ही में ट्रांसफार्मर स्रोत को विसर्जित कर देती है, जिससे संरचना चित्र में दर्शाई। चलो इसका उपयोग क्या है? सामान्यतः इसका उपयोग अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। तो ठीक है, देखो अब बुकोज रिले क्या आते हैं, ये एक प्रकार की रिले है जिसमें क्या होता है कि एक अलार्म लगा होता है। अलार्म क्या, इसमें अलार्म बेल लगे होते हैं जो एक सायरन की आवाज देके बता देगी अगर ट्रांसफार्मर का ऑयल बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म हो रहा है, और पहले से लोड को विसर्जित कर देगी। ठीक है, आगे देखो इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास ऑयल गेज। नेक्स्ट क्या है? ऑयल गेज। तो ऑयल गेज में देखो, ऑयल गेज क्या है? कंजर्वेटर टैंक में उपस्थित तेल का स्तर दर्शाने के लिए इसमें एक ऑयल गेज लगाया जाता है। कंजर्वेटर टैंक के साथ लगाया जाता है। ठीक है, टेपिंग स्विच है। देखो ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच का क्या कार्य है? ट्रांसफार्मर में अलग अलग टेपिंग निकालने के लिए टेपिंग स्विच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह अलग अलग टेपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में बुशिंग तकनीक का प्रयोग पावर तथा वितरण ट्रांसफार्मर के स्रोत लोड संयोजन करने के लिए किया जाता है। इसके लिए प्राय उच्च डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य वाले पोर्सलिन बुश का प्रयोग किया जाता है। यह बुश संयोजन केबल्स के ट्रांसफार्मर बॉडी के से अलग करने के लिए आवश्यक होते हैं। ट्रांसफार्मर बुशिंग के को प्रत्येक इनपुट एवं आउटपुट टर्मिनल पर प्रदान किया जाता है। वाइंडिंग टर्मिनल्स के लिए वैद्युतिक आइसोलेशन प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अभी टेप रूम देखो, इसमें क्या लिखा है, ये देखो बुशिंग। एक बार इसके अंदर बुशिंग के अंदर मैं बता देता हूँ आपको ये क्या होता है। जिससे ट्रांसफार्मर टर्मिनल कनेक्ट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ताकि ये क्या टर्मिनल है बॉडी का टच ना हो और सुरक्षा हो सके, अतिरिक्त सुरक्षा हो सके। ठीक है, ट्रांसफार्मर के भाग हो गए। अब अपन आगे देखते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। और तो अब स्थापना स्थल के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण है। ठीक है, तो स्थापना स्थल के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने भागों में बांटा गया है? तो स्थापना स्थल के आधार पर भी ट्रांसफार्मर को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उन भागों के बारे में अपन देखते हैं। स्थापना स्थल के आधार पर ट्रांसफार्मर को निम्न 2 भागों में बांटा गया है, इंडोर ट्रांसफार्मर व आउटडोर ट्रांसफार्मर। एक तो इंडोर हो गया है और एक
ये आउटडोर ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, तो देखो किसी कमरे या टिन सेट आदि में स्थापित ट्रांसफार्मर इंडोर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। ये प्राय कम निम्न केवीए क्षमता के होते हैं। उनका उपयोग उद्योगों वगैरह में किया जाता है। अगला है देखो आउटडोर ट्रांसफार्मर, खुले स्थानों में स्थापित किए जाने वाले ट्रांसफार्मर आउटडोर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। ये प्राय उच्च केवीए क्षमता वाले होते हैं। इसमें धूल वर्षा आदि से बचाव के लिए व्यवस्था की जाती है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन एवं वितरण केंद्रों तथा वितरण लाइनों के लिए किया जाता है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर के बारे में हो गया जो इंडोर आउटडोर ट्रांसफार्मर है। अगला देखते हैं। अब देखो ट्रांसफार्मर ऑयल है, इसके बाद में ट्रांसफार्मर ऑयल है। देखो ट्रांसफार्मर ऑयल में क्या है कि ट्रांसफार्मर के शीतलन एवं सेवा के लिए प्रयोग किए जाने वाले तेल ट्रांसफार्मर ऑयल कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। देखो एक तो है खनिज तेल, दूसरा है सिंथेटिक तेल। खनिज तेल है जो हमें खनिज से प्राप्त पेट्रोलियम है, उससे पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है, उससे शोधन के बाद जो एंड में बचता है उस तेल का प्रयोग किया जाता है। इस तेल का खासियत है कि इसका प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, जिससे और दूसरी स्थिति ये है कि यह ट्रांसफार्मर ऑयल जल्दी से वाष्पीकृत भी नहीं होता है, इसे इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। अब है सिंथेटिक ऑयल, ये सिलिकॉन तथा कार्बोहाइड्रेट द्रवों को तैयार करके किया जाता है। महंगा होने के कारण इसका प्रयोग भूमिगत प्रकार के खदानों तथा सुरंगों में स्थापित किए जाने वाले ट्रांसफार्मर में ही किया जाता है, ज्यादा पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता। आगे देखो, अब इसके बाद में ट्रांसफार्मर की शीतलन की विधियां। ट्रांसफार्मर के शीतलन के प्रकार देखो, शीतलन के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। एक तो प्राकृतिक वायु विधि, दूसरा प्राकृतिक तेल विधि, तीसरी जल द्वारा शीतलन विधि, चौथी है वायु ब्लास्ट शीतलन विधि। ये यहाँ पे ये शीतलन सेम आ गई हमारे पास ऊपर। तो ठीक है, ये 4 विधियां होती है। तो इन विधियों के बारे में अपन एक बार नॉर्मल देख लेते हैं। तो ये देखो, ये आ गया हमारे पास प्राकृतिक वायु शीतलन, जो हवा से नेचुरल हवा से जो शीतलन हो रही है वो है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमारे पास तेल द्वारा, इसमें क्या तेल भरा होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर तेल भरा होता है, जो तेल से शीतलन होता है। इसमें तेल से जो साइडों में पाइप लगा होता है, इन पाइपों में तेल भी भरा जाता है और बाहर की हवा के कारण ये तेल ठंडे हो जाते हैं। इसके बाद में देखो अगला है जल द्वारा शीतलन। इसमें जल के लिए एक पाइप लगाया। ऐसे देखो 1 मिनट आपको बताता हूँ। ये पाइप है ना, ये पाइप के लगा होता है। इसमें ठंडा पानी, एक साइड में ठंडा पानी डाला जाता है, वो गर्म पानी में ठंडा है जो गर्म होकर निकल जाएगा बाहर, और नियंत्रण ये चलता रहता है। ठीक है, ये हमारे पास है शीतलन विधि है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट है, ये है वायु ब्लास्ट शीतलन विधि। वायु ब्लास्ट शीतलन विधि में क्या होता है कि वायु ब्लास्ट के प्रकार की जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर एसी वगैरह लगे हुए उसी प्रकार इसमें लगा होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसके बाद में अगला टॉपिक हमारे पास है ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक समीकरण। जो ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक समीकरण होते हैं, ई बराबर में ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक समीकरण क्या है, ई बराबर में 4.44 बी मैक्सिमम ए एफ एन। तो यहाँ पे बी मैक्सिमम यानी फ्लक्स घनत्व है, और ये हमारे पास क्षेत्रफल, एफ हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, और एन हमारे पास आ गया इसमें टर्न की संख्या। ठीक है, तो अब देखते हैं एक बार इसका, ये आ गया हमारे पास फ्लक्स घनत्व है, कोर क्षेत्र, ये कोर आ गया, आरएमएस आ गई, ये चुंबकीय आ गई, और फ्रीक्वेंसी आ गई। ये सारी चीजें इसके बारे में मैंने बताया, वो सारी बता ट्रांसफॉर्मर समीकरण होगी। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर रेशियो एक बार आपको बता देता हूँ। ये जैसे ये ट्रांसफॉर्मर है कोई, ठीक है, ये कोई ट्रांसफॉर्मर, ये 1 मिनट ये आपको ऐसे बता देते हैं सीधे, ये कोई ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, ये 1 मिनट इसको कैंसिल करना पड़ेगा, दोबारा आपको बताते हैं 1 मिनट, इसी से ले लेते हैं। ये कोई ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, ये हमने ट्रांसफॉर्मर है। इसके एक साइड में जैसे हमने इस साइड में 3 लपेटे दे दी, इसके तीसरी साइड में भी हमने 6 लपेटे दे दी। मतलब इसमें ट्रेन की संख्या और इसकी ट्रेन की संख्या अलग है, इसमें वोल्टेज और इसमें वोल्टेज अलग है, इसमें धारा और इसमें धारा अलग है। तो ये इसी को हम ट्रांसफॉर्मर रेशियो कहते हैं। जैसे इसमें ट्रांसफॉर्मर रेशियो को के से प्रदर्शित किया जाता है, तो के से प्रदर्शित के बराबर में
वी पी बटा वी एस बराबर में एन पी बटा एन एस और बराबर आई एस बटा आई पी। ये हो जाएगा हमारे पास ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ठीक है, इसमें ये पी है जो प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग के लिए दर्शाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। ये इनके नाम बता दिए इसमें कि कौन सा क्या नाम है। ठीक है, अब आगे देखो, अब आती है ट्रांसफॉर्मर की दक्षता। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता में देखो, ट्रांसफॉर्मर आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट क्या है इसमें और बटा इनपुट। इन अब देखो आउटपुट हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं और उसमें लॉसेस प्लस लॉसेस कर देंगे वो इनपुट हो जाएगी। तो अब लॉसेस कौन सी देखो, एक तो आउटपुट शक्ति हमें प्राप्त हो रही है वो, और इसके बाद में आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, ये दोनों मिलाकर इसमें लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी इसकी दक्षता भी हमें ऐसे निकाल सकते हैं। और ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कितनी होती है, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता होती है 98%, 90 से 98% होती है ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग उपस्थित नहीं होता, इसलिए ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कितनी होती है 98%। नेक्स्ट देखो अगला, ये लास्ट, ये ट्रांसफॉर्मर टॉपिक के हमारा आज समाप्त हो जाएगा। तो ये लास्ट देखो, इसमें क्या है कि ट्रांसफॉर्मर का आवधिक परीक्षण एवं अनुरक्षण। ट्रांसफॉर्मर में क्या परीक्षण और आवधिक क्या अनुरक्षण करना चाहिए, तो इसके बारे में तो देखो, पहला है परीक्षण अवधि। परीक्षण अवधि कहते हैं प्रति घंटे, हर घंटे में क्या चेक करना चाहिए, लोड चेक करना चाहिए, कितना लोड जुड़ा है कि अंकित एम्पियर में, इसके अंदर देखना चाहिए कितने एम्पियर आ रहा है, और अगर आवश्यकता हो तो इसको उसके अनुसार रेटिंग करें। ठीक है, अगला देखो प्रतिदिन, प्रतिदिन ब्रीदर को चेक करो, वायु मार्ग की स्थिति चेक करनी है और सिलिका जेल का रंग चेक करना है, गुलाबी तो नहीं है या फिर नीला तो नहीं है, तो गुलाबी या नीला हो जाएगा तो इन्हें चेंज कर देना। ठीक है, अब प्रतिमाह चेक करना, प्रतिमाह चेक करना, ट्रांसफॉर्मर ऑयल चेक करना है, तेल का स्तर चेक करना है इसमें, और तेल का स्तर कम है तो उसमें तेल डाल देना है। प्रतिदिन प्रति 3 माह चेक करना बुशिंग, अगर बुशिंग में कोई इसी प्रकार की टूट फूट या धूल है तो मिटाई हटा देनी है और बुशिंग साफ करके नहीं लगा देनी है। ठीक है, और प्रति प्रति 6 माह ट्रांसफॉर्मर टैंक आदि, टैंक में नमी का स्तर चेक करना है और वायु मार्ग साफ करना है, और नमी अधिक हो जाने तो ट्रांसफॉर्मर धूल कण से रख रखाव दूर करना है। ठीक है, अब प्रतिवर्ष ट्रांसफॉर्मर ऑयल चेक करना चाहिए, रिले अलार्म चेक करना चाहिए, अर्थ प्रतिरोध चेक करना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जांच करनी चाहिए तेल की, और डाइलेक्शन कम है तो तेल बदल देना चाहिए, और रिले अलार्म परीक्षण करना है, अगर खराब है तो उसमें चेंज कर देना चाहिए पूरा। अब लास्ट है देखो, 2 वर्ष में क्या पूर्ण ट्रांसफॉर्मर चेक करना चाहिए, सभी घटकों की जांच करनी चाहिए, और कोई भी घटक अगर दोषपूर्ण पाया जाए या फिर किसी भी स्थिति में खराब है तो उसको भी पूर्ण रूप से चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, ये आज अपना ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक भी पूरा हो गया। धन्यवाद।